मान साहब, ये आनंदपुर खालसा फौज AKF तैयार की जा रही थी और जब से इसके पीछे फोर्स है, एजेंसियां हैं, तब से एक बौखलाहट देखी जा रही है। यूके से लेकर के US तक, कनाडा तक, ऑस्ट्रेलिया तक कुछ कुछ बयान आ रहे हैं। पन्नू ने कहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अब खालिस्तान की लड़ाई और तेज होगी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से अब संकल्पबद्ध दिखाई दे रही है केंद्र सरकार और हमारे NSA भी, एजेंसियां भी जिस तरीके से उसके पीछे पड़ी हैं, ये जो इनका खेल चला रहा है, इसको खत्म करने का भी शायद समय आ रहा है? देखिए, ऐसा है, लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट होता है और जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो केंद्र सरकार को एक्ट करना पड़ता है। आप इसको ऐसे मान लीजिए कि एक क्वैक होता है जो झोला छाप डॉक्टर होता है। झोला छाप डॉक्टर जो है उसको पता नहीं लगता है यार ये कैंसर पनप रहा है, और वो कभी पैरासीटामोल की गोली दे देगा, कभी मल्टीविटामिन दे देगा, और जब वो हालत बिगड़नी शुरू हो जाती है और जब दिख जाता है कि ये कैंसर है, तो फिर वो बड़ा स्पेशलिस्ट और एक बड़ा डॉक्टर आके उसका इलाज करता है। आप इसको ऐसे लगा लीजिए। जी तो वो जी झोला छाप जी। डॉक्टर हैं भगवंत सिंह मान, अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने इसको बढ़ने दिया, प्रोत्साहन दिया कि यार कोई बात नहीं, होने दो। और वो स्पेशलिस्ट हैं, जिन लोगों का आपने नाम लिया वो स्पेशलिस्ट हैं, वो आए और उन्होंने इसका अब इलाज करना शुरू किया है। तो आप ये मान लीजिए कि ये इस कैंसर की कीमो की पहली ट्रीटमेंट है। अभी इन्वेजिव नहीं किया, अभी नॉन इन्वेजिव किया। इन्वेजिव से मेरा मतलब है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ अभी, अभी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हुआ। अभी सिर्फ आपका इलाज दवाइयों से शुरू किया है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा आप जैसे लोगों का। और उसके लिए हार्ड मेजर्स होते हैं। जब सर्जिकल का मतलब होता है चीरफाड़ करनी पड़ती है, तो अभी भी मैं समझता हूं कि रिस्ट्रेन और संयम बरता जा रहा है जो एक्शंस हैं उनके अंदर। और ये कोई बहुत दिन की बात नहीं है। ये देखिए क्या है कि ये ग्राउंड दिया, उसको पनपने दिया, उसको बढ़ने दिया। उसका कारण था कि इन लोगों ने पैसा ले रखा था खालिस्तानियों से। उनको एक साल फ्री रन दिया, और जब बहुत हो गया, केंद्र सरकार ने जब स्टेप इन कर लिया, तो अब ये कट्टर ईमानदार भी बन गए, कट्टर देशभक्त भी बन गए। उसका कारण ये है कि पंजाब में अब 2027 से पहले अगला चुनाव नहीं आ रहा, पर इन्होंने बाकी राज्यों में चुनाव लड़ना है। आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं। तो खालिस्तान का जो सेंटीमेंट है, हो सकता है कि नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में हो, वहां से पैसा आता हो पंजाब के लिए। पंजाब में इन्होंने सरकार बना ली, अगले 4 साल कोई चुनाव नहीं है पंजाब में। बाकी भारत के अंदर अब 2024 का चुनाव आ रहा है, अन्य प्रदेशों के चुनाव आ रहे हैं, वहां पे खालिस्तानियों का समर्थन करते रहेंगे तो उनको वोट कौन देगा भाई? तो अब इन्होंने एक साल पनपने दिया, और अब बोलेंगे देखो साहब, हमने वो बड़ा डॉक्टर से इलाज करवा दिया इनका। ये नहीं बोलेंगे उससे कराया, बोलेंगे हम कर रहे हैं इलाज। सिंह इज किंग कौन? भगवंत मान। तो ये इस तरीके का तमाशा जो है चोई साहब, ये लोग करते रहते हैं। दिस इज फॉर दिखावे के लिए है, और इनके इंटेंट्स जो है वो हमेशा इलेक्शन टू इलेक्शन चलते हैं। अब 24 में खालिस्तान की जो आप कह लीजिए जो टुकड़ा है, वो कोई नहीं खाता सिवाय कुछ मूर्खों के। और पंजाब के बाहर ये जो कार्ड है इनका खालिस्तान का, वो चलेगा नहीं। गोवा में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में, सब जगह रिजेक्ट हुए हैं। अभी दिखाएंगे कि साहब देखिए हमने उनके ऊपर कार्रवाई की। तो ये बहुत ऑप्टिक्स के लिए, दिखावे के लिए बहुत कुछ है। और इनकी अंदर से जो इनिशियल जो इनका सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, या जिन्होंने पैसा लेके खा रखा है, या जिन्होंने समर्थन ले रखा है, वोट ले रखे हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं इन्होंने एक साल तक उसको पनपने दिया। मान साहब के साथ बात करना हमेशा ही एक सुखद अनुभव होता है। कोशिश ये रहती है कि हर पहलू पर उनके साथ बातचीत की जाए। मान साहब, आखिर में ये जरूर जानना चाहूंगा, ये जो तमाम तरह की अटकलें इस समय चल रही हैं कि पंजाब पुलिस ने, फोर्सेस ने, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको निपटा दिया हो, भगोड़ा भी घोषित कर दिया है, उसकी इज्जत भी दो कौड़ी की हो गई है, उसके बारे में तमाम तरह की सूचनाएं भी आ रही हैं, अय्याश भी था, ISI का एजेंट भी था, डरपोक है, ये तो सामने बात आ ही गई है। जिस तरीके से वो पूरा बाना चेंज करके चूहों की तरह भाग रहा है,
तो आपका क्या मानना है, आपका क्या आकलन है, कहाँ होगा, कब तक हत्थे चढ़ जाएगा अगर नहीं मारा गया तो? मैं बोलूंगा नहीं मेरा मुंह मत खुलवाइए आप, मैं बोलूंगा नहीं, पर वो ठीक ठाक है, नहीं मारेंगे उसको। इट इज इंपॉर्टेंट टू किल द आइडिया नॉट द मैन। आदमी मारने की आवश्यकता नहीं होती। और वो निसंदेह, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि वो उसने सिक्खी बाणे को दाग लगाया है। हाँ, वो हीरो बन जाता अगर कहता है लो जी करो गिरफ्तार, ले चलो, है ना। जो पीठ पे भजांगा नहीं, भाग गया, जुबान का भी नहीं। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत। भाग गया तू तो। ऐसे बनेगा खालिस्तान? मोटरसाइकिल पे बैठ के भाग के, थेले पे चढ़ के भाग के, छुप के, ऐसे बनेगा खालिस्तान? ऐसे तो नहीं बनेगा। अब जो उसको भगा के ले जाने के लिए आया उसके मोटरसाइकिल में तेल ही नहीं है, वो ठेले पे रख के लेके जा रहे हैं। एक जगह पंचर हो गया, बताइए। तो मतलब कहने का ये है कि नहीं, पंचर इनका सारा आइडिया ही हुआ हुआ है, इनका सारा आइडिया ही पंचर हुआ हुआ है। और अमृतपाल सिंह का जो बैकग्राउंड है, अगर आप उसको देख लोगे तो आप बोलोगे यार ये ही इज नॉट फिट टू लीड। वो मतलब घर चलाने के लायक नहीं है। आपने उसकी वाइफ की बात की थी, वो कहते हैं ना कि भाई रब ने मलाई जोड़ी कन्ना कोड़ी। ये तो उनका वो हाल है, जैसा ये वैसी वो है। और ये बात मैंने एक न्यूज चैनल पे कही थी जब इनकी शादी डिक्लेयर हुई थी। तब मैंने कहा था कि अच्छा, वो बाय द वे गुरपतवंत पन्नू की रिश्तेदार है। ओके, उसकी जो वाइफ है, रिश्ते में निकलती है उसके। और वो खालिस्तानी माइंडसेट के, वो पैसा और वो सब। देखो इवेंचुअली क्या है कि खालिस्तान सारा जो है ना प्रोपेगेंडा है। कैसे प्रोपेगेंडा, मैं कई बार बोल चुका हूं, और वो बात कई लोग अब बोलना शुरू कर दिया, उन्होंने, लोगों ने रेजोनेट करनी शुरू कर दी है कि खालिस्तान के झंडे के नीचे अंग्रेजी में खालिस्तान लिखा है। गुरमुखी लिखो ना, नहीं लिखोगे, गोरा नहीं पढ़ सकता गुरमुखी। गोरे को नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है, ही विल नॉट नो। वो सोचे हाँ होगा कुछ, पता नहीं क्या है, वो ही कांट रीड। इससे ज्यादा कमिटेड जो है ना, आप ये मान के चलिए, जो जिहादी हैं तंजीमें, ये ज्यादा कमिटेड है। इनके हर झंडे में अरबी में लिखा होगा, हर झंडे में अरबी में लिखा होगा। गोरा पढ़े ना पढ़े इनको फर्क नहीं पड़ता, तुम पढ़ पाओ ना पढ़ पाओ, उनको पता है अरबी में लिखा हुआ कुछ है। और वो कंपेल करेंगे अंग्रेज को, गोरे को इतना इतना तंग कर देंगे, गोरा बोलेगा यार ये लिखा क्या हुआ है यार, पहले तो ये पढ़ के बताओ इसका मतलब क्या है। और यहाँ पे बिल्कुल इजी, खालिस्तान गुरमुखी में लिखो, नीचे खालिस्तान, लेट द पीपल नो। भावना जुड़ी ना तुम्हारी, भावना नहीं जुड़ी हुई। ये दुकानदारी है। इनको पश्चिमी देशों से सपोर्ट मिलता है, इनको पैसा मिलता है। ये जो मतलब एक एक सनक पैदा हो रखी है ना लोगों के अंदर की, जी हमने पश्चिम में जाके बसना है, कनेडा जाना है, अहीं अमेरिका जाना है, अहीं ऑस्ट्रेलिया जाना है। वहां पे जाके जो फ्रेश नए बच्चे आते हैं उनको ये ट्रैप करते हैं, उनके असाइलम लगवाते हैं कि जी ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ हैं, ਅਸੀਂ फ्री होमलैंड मांगते हैं, ਅਸੀਂ इंडिया वापस चले गए तो सानू प्रोसिक्यूट करेंगे। मतलब कि हम खालिस्तान मांगते हैं, हमारी डिमांड खालिस्तान की, अगर हम वापस चले गए भारत तो हमारे को वहां पे प्रोसिक्यूट करेंगे, हमारे पे मुकदमे चलाएंगे, हमारे को जेल में डाल देंगे। तो ये असाइलम सीख करते हैं। और ये धंधा है वहां पे भी, वैसे भी धंधा है ये। वहां पे जो इनकी फाइलें तैयार करते हैं असाइलम की, पॉलिटिकल असाइलम की, वो पैसे लेते हैं इनसे भाई। और पंजाबी कहते हैं पक्के होने का तरीका है। पक्के मतलब वहां पे यू गेट अ वर्क परमिट, या आप वहां पे पक्के हो जाते हो। ये दुकानदारी है। और जैसे वो पाकिस्तान के जो जितने प्रधानमंत्री आते हैं वो कटोरा लेके घूमते हैं, इनके लिए भी कटोरा है वो खालिस्तान। चद्दर मान लो, चद्दर बिछा के बैठ जाते हैं कि ये डालो पैसे। इन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टियां बना ली है बिलियंस ऑफ डॉलर्स और बिलियंस ऑफ पाउंड्स की, सिर्फ खालिस्तान के नाम पे पैसा मांग के। वो 84 के दंगों की तस्वीरें दिखा दिखा के, लोगों की भावनाएं भड़का भड़का के। मोदी को गाली क्यों देते हैं? पूछो ना भाई, मोदी ने क्या किया? बिल्कुल सही है। 1984 में मोदी प्रधानमंत्री था क्या? मोदी प्रधानमंत्री बना 2014 में। 2014 से लेके और 2023 9 साल हो गए हैं। अब बताओ सिखों के खिलाफ क्या किया मोदी ने, सिक्खी के खिलाफ क्या किया मोदी ने? किसानी कानून लेके आए, मैंने आपको बताया कि उसके पीछे क्या क्या कारण था और कैसे देश प्रगति करता है। ये पूरी हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो ये संस्कृति है, जो हम लोग हैं,
ये पूरा देश इसको इंजॉय करता है, उसके बेनिफिट्स को। 70% भारत की 65% आबादी इंजॉय करती है उसके बेनिफिट्स को। इन्होंने कह दिया जी मोदी सिख विरोधी है। क्यों सिख विरोधी है भाई? सारी दुनिया के अंदर जितने किसान है सारे सिख हैं, या सारे सिख किसान हैं? कोई फौजी भी है, कोई बिजनेसमैन भी है, किसी की दुकान है, किसी का रेस्टोरेंट है, सारे किसान थोड़े ना है। तो ये इतने प्रोपेगेंडिस्ट्स हैं, और लोग, मैं बताऊं, लोग ऐसे कई मूर्ख भी हैं जो इनकी बातों में आ जाते हैं, तो नहीं आना चाहिए। मोदी साहब ने सत्ता में आने के बाद सिखों की जितनी हिमायत की है वो काबिले तारीफ है, श्लाघायोग है, एप्रिशिएट करना चाहिए। इतना हाईलाइट किया है सिक्खी को। एक सिख को इन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बनाया, नेशनल कमीशन माइनॉरिटीज का चेयरपर्सन बनाया, करतारपुर साहब का कॉरिडोर खोला, वजीफे बढ़ाए सिखों के लिए, सिखों के मतलब माइनॉरिटीज के लिए फंड बढ़ाया। गुरपुरब में 400 साल, 350 साल, 550 साल गुरु साहबान दे मनाए इन्होंने, और नेशनली इंटरनेशनल लेवल पे। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह की बानी, आफ्टर ऑल सिक्खी क्या है? गुरु नानक साहब का विचार ही तो है। गुरु नानक साहब की जो बाणी है उसको यूनेस्को के माध्यम से दुनिया की बड़ी भाषाओं में ट्रांसलेट करके गुरु नानक साहब का मैसेज कल को आपको स्पेनिश में, फ्रेंच में, जर्मन में, रशियन में और ये अफ्रीकन लैंग्वेजेस में, आपको जितनी दुनिया की बड़ी भाषाएं हैं उसके अंदर आपको ट्रांसलेट होकर मिलेगा। ये दुनिया के उन लोगों तक, उन घरों तक गुरु नानक के मैसेज को पहुंचाने की काम कर रहे हैं जहां तक आज तक कभी कल्पना भी नहीं की सिख प्रचारकों ने, वहां तक ले जाने की बात कर रहे हैं। जो काम एसजीपीसी 100 साल में नहीं कर पाई वो मोदी साहब 9 साल में करके दिखा रहे हैं। फिर भी मोदी जो है सिखों का दुश्मन है। ऐसे बेवकूफ लोगों का क्या इलाज है भाई? बहुत मुश्किल है लोगों को समझना कि ये किस मानसिकता के लोग हैं, किस बीमारी से ग्रस्त हैं। तो कई बार ऐसा महसूस होता है, मैं खालिस्तानियों के विषय में बात कर रहा हूं,